अब बेटा जो 4th पेज है आपका, पेज नंबर 4, उस पर मैं आपको पढ़ा रही हूँ बेटा, ध्यान से देखिएगा। फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी के लास्ट में फ्रांसीसी समाज। इन 1774 Louis XVI of the Bourbon family of kings ascended the throne of France। 1774 में लुईस 16 बर्बन फैमिली से बिलोंग करने वाला एक राजा जो है फ्रांस के सिंहासन पर बैठता है। असेंडेड मीन्स उस पर बिठाना, कहाँ पर? थ्रोन पर। थ्रोन क्या होता है? सिंहासन। ही वाज 20 ईयर्स ओल्ड। जब वो सिंहासन पर बैठा तो उसकी उम्र जो है बेटा, एज उसकी सिर्फ 20 ईयर थी। एंड मैरिड टू द ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनेट, और उसकी शादी हो गई ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंटोनेट के साथ। अपॉन हिज एक्सेशन द न्यू किंग फाउंड एन एम्प्टी ट्रेजरी। जैसे ही वो सिंहासन पर बैठा, उसने नए राजा ने पाया कि उसका खुद का जो खजाना है वो खाली था। Long years of war had drained the financial resources of France। लंबे समय तक फ्रांस युद्ध में शामिल रहा, जिसकी वजह से उसकी जो आर्थिक स्थिति थी या जो उसके आर्थिक संसाधन थे वो ड्रेन हो गए थे। ड्रेन मतलब खत्म हो जाना। Added to this was the cost of maintaining an extravagant court at the immense palace of Versailles। अब यहाँ पर इस स्थिति को और भयानक बना दिया एक और चीज़ ने, कि जो दरबार था वो बहुत खर्चीला था। मतलब ये राजा जो है और इसका परिवार बहुत खर्चा करता था, और जब भी दरबार सजाया जाता था, दरबार लगाया जाता था, तो उससे पहले उसकी डेकोरेशन पर खूब खर्चा किया जाता था, जिसकी वजह से ये जो है और भी खजाना खाली होता चला गया। वर्सेलिस जो एक जगह है, वहाँ पर जो पैलेस था उस पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया गया। अंडर लुईस 16 France helped the 13 American colonies to gain their independence from the common enemy Britain। लुईस 16 ने भी अपने एंसेस्टर की तरह ही जो अमेरिका की कॉलोनीज हैं उनको आज़ाद कराने के लिए 13 कॉलोनीज थी बेटा, जिनको इंडिपेंडेंस गेट करवाने के लिए फ्रांस ने अपनी जो है आर्मी भेजी थी। किसके खिलाफ? अपने कॉमन एनिमी, अपने आम जो उसका शत्रु कहा जाता है ब्रिटेन, उसके खिलाफ भेज दी थी, जिसमें उसका खूब खर्चा हुआ था। द वॉर एडिड मोर देन $1 billion टू ए डेप्ट। अब उसका जो पहले 1 बिलियन लीवर तो उसका पहले से ही कर्जा है उसके सिर पर, यानी उसने पैसा उधार उठा रखा है। दैट ही ऑलरेडी राइजन टू मोर देन 2 बिलियन लीवर्स, जो कि अब बढ़कर 2 बिलियन लीवर हो गया है। लीवर बेटा करेंसी है फ्रांस की उस टाइम की, अभी की नहीं है, पहले की है बेटा। लैंडर्स हु गेव द स्टेट क्रेडिट, वो देनदार जिन्होंने इसको पैसा दिया उधार। नाउ बिगेन टू चार्ज 10% इंटरेस्ट ऑन लोन्स, उन्होंने अपने लोन पर 10% इंटरेस्ट रेट चार्ज करना शुरू कर दिया, जो कि उस समय के हिसाब से बहुत ज़्यादा पड़ता है। So the French government was obliged to spend an increasing percentage of its budget on interest payments alone। अब इसके अलावा देखिए कि इसने ये जो इतना इंटरेस्ट रेट भी देना है, तो गवर्नमेंट को मजबूर होना पड़ा अपने बढ़े हुए जो लोन के जो इंटरेस्ट रेट है उसको चुकाने के लिए। उसको काफ़ी सारी जो है अपनी ट्रेजरी उसको देनी पड़ती थी, जिसकी वजह से बाकी कम बचता था उसके पास, जो इससे कि उसके खर्चे पूरे नहीं हो पा रहे थे। टू मीट इट्स रेगुलर एक्सपेंसेस, अपने रेगुलर एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए, यानी रोज़ाना के खर्चों को पूरा करने के लिए। सच एज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन आर्मी, और वो खर्चे कौन से हैं? अपनी आर्मी को मेंटेन रखने के लिए, कोर्ट को चलाने के लिए, दरबार को चलाने के लिए, रनिंग गवर्नमेंट ऑफिसेज और सरकारी दफ्तर और यूनिवर्सिटीज़ को चलाने के लिए भी उसको काफ़ी सारे पैसों की जरूरत थी, जिसको इस स्टेट ने मजबूर होकर टैक्स बढ़ाने का निर्णय लिया। स्टेट वाज फोर्स्ड टू इंक्रीज टैक्सेज, yet even this measure would not have sufficed। हालांकि इससे भी उसका काम नहीं चल सकता था, फिर भी उसने क्या किया? फ्रेंच सोसाइटी इन द 18th सेंचुरी वाज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट। सबसे पहले कि ये बताया जाए कि ये खर्चे उसने कैसे पूरे किए, मैं आपको बताना चाहूँगी बेटा
कि उस समय की जो फ्रेंच सोसाइटी थी वो मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी, यानी 3 स्टेट में डिवाइडेड थी। जैसा कि आप इस बुक में भी देख सकते हैं, अपने राइट हैंड साइड की तरफ एक बॉक्स बना हुआ है जिसमें जो है फ्रेंच सोसाइटी को डिस्क्राइब किया गया है। फर्स्ट स्टेट में क्लर्जी पीपल शामिल होते थे बेटा, जो कि पादरी लोग होते हैं, चर्च के अंदर बिशप्स होते हैं, उनको इसमें काउंट किया जाता था, टोटली चर्च से रिलेटेड पर्सन्स। और सेकंड स्टेट में नोबेलिटी होती थी, जिसमें मिनिस्टर्स भी हो सकते हैं, ऑफिसर्स भी हो सकते हैं, या फिर रिच पर्सन जिनको हम कहते हैं कि लैंडलॉर्ड्स वगैरह, तो इस टाइप के लोग इसमें शामिल थे। थर्ड स्टेट में बेटा हालांकि वैसे तो लोअर उससे लेकर लोअर स्टेटस वाले लोग, यानी लोअर इकोनॉमिक कंडीशन वाले लोगों से लेकर हायर कंडीशन तक के लोग भी शामिल थे, जिन्हें हम मिडिल क्लास की फैमिली कहते हैं। बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, कोर्ट ऑफिशियल्स, लॉयर्स एक्सेट्रा इसमें भी शामिल थे। सेकंड इसका पार्ट जो है बेटा, उसमें पीजेंट्स एंड आर्टिजन्स हैं, यानी किसान लोग और कलाकार लोग। थर्ड जो है इसका जो पार्ट है बेटा, उसमें स्मॉल पीजेंट्स, लैंडलेस लेबर और सर्वेंट्स वगैरह को काउंट किया जाता है। ये तीनों स्टेट बेटा टोटल मिलकर थर्ड स्टेट कहलाते थे। अब आपको शायद पता चल गया होगा कि फ्रांस की जो सोसाइटी थी वो कैसी थी। अब इसमें बेटा सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जो फर्स्ट स्टेट है और सेकंड स्टेट है, उन्हें टैक्सेस से फ्री किया गया था, यानी उन्हें टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ती थी। वो प्रिविलेजेस लेते थे, यानी जन्म से ही उनको कुछ खास अधिकार दिए गए थे, बल्कि वो तो खुद थर्ड स्टेट से टैक्स में जो है कलेक्ट किया करते थे। और खुद किंग भी और स्टेट भी थर्ड स्टेट से डिफरेंट टाइप के टैक्स कलेक्ट करता था। तो वो अब हम पढ़ने जा रहे हैं। The Society of States was part of the feudal system that dated back to the Middle Age. फ्रांस की सोसाइटी भी मिडल एज यानी जो मध्यकालीन इतिहास है उसके समय से ही यहाँ पर फ्यूडल सिस्टम चला आ रहा था, मतलब सामंतवादी प्रथा चली आ रही थी। सामंतवादी क्या होते हैं? जमींदारी सिस्टम जिसको कहा जाता है। The term old regime is usually used to describe the society and institution of France before 1789. ये ओल्ड रिजाइम जो एक टर्म यूज की गई है, जो कि ये दिखा रही है कि फ्रांस में 1789 से पहले की जितनी भी इंस्टीट्यूशंस थी या वहाँ की जो सोसाइटी थी उसको ओल्ड रिजाइम कहा जाता था। ये टर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको भी आप अंडरलाइन करेंगे। प्लस जो फर्स्ट पैराग्राफ में अपर पोर्शन में जो स्टार्टिंग में 1774 दिया हुआ है, इस लाइन को यानी बर्बन डायनेस्टी के लुई 16 का जो रेफरेंस दिया गया है उसे भी अंडरलाइन कर लीजिएगा। नेक्स्ट में बेटा आपको बता रही हूँ फिगर 2 में अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया था कि कैसे फ्रांस की सोसाइटी ऑर्गेनाइज की गई थी। पीजेंट्स जो थे वो 90% थे टोटल पॉपुलेशन का, और इसके अलावा इसमें बहुत ही कम लोग ऐसे थे जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन भी थी, वो फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोग होते थे। अबाउट 60% ऑफ लैंड वाज ओन्ड बाय नोबल्स, द चर्च एंड अदर रिचर मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट। यानी एक तो ये फर्स्ट, फिर सेकंड और थर्ड स्टेट का भी जो पहला पार्ट है, इनके पास टोटल 60% लैंड होल्ड किए हुए थे ये लोग, यानी ये इसके ओनर थे। The member of the first two states, that is the clergy and the nobility, enjoyed certain privileges by birth. पहला और सेकंड स्टेट जो थे ये क्या करते थे? इन्हें बाय बर्थ काफ़ी सारे खास अधिकार राजा के द्वारा दिए गए थे। The most important of these was exemption from paying tax to the state. और सबसे खास बात ये थी कि इन्हें राज्य सरकार या जो राजा है उसके थ्रू काफ़ी सारे लगभग मतलब सभी टैक्सों से उन्हें मुक्त रखा गया था, उन्हें कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ती थी। द नोबल्स फर्दर इंजॉयड फ्यूडल प्रिविलेजेज। ये नोबल लोग जो हैं बेटा आगे चलकर सामंतवादी जो सुख सुविधा हैं या ख़ास अधिकार हैं उनको भी आनंद लेते थे, यानी ये बड़े बड़े लैंड के ओनर होते थे और आगे चलकर ये स्मॉल फार्मर्स का एक्सप्लोटेशन करते थे या उनसे भी कोई टैक्स या फिर अपनी जो है फ्री ऑफ लेबर वो करवाया करते थे। दीज इंक्लूडेड फ्यूडल ड्यूज, इन्हें सामंतवादी टैक्स कलेक्ट करने का राइट था, विच दे एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पीजेंट्स, जो कि ये किससे लेते थे? पीजेंट से लेते थे। पीजेंट्स वर ओब्लाइज्ड टू रेंडर सर्विस टू द लॉर्ड। पीजेंट्स को ये कहा जाता था कि वो अपने मालिक की सेवा करें।
टू वर्क इन हिज हाउस और फील्ड, वो उसके घर पर या उसके खेत पर जहाँ जब भी वो बुलाए काम करे। टू सर्व इन द आर्मी, और तो राजा की आर्मी में भी जब जरूरत पड़ेगी तो वो इसको अपनी सर्विस देंगे। और टू पार्टिसिपेट इन बिल्डिंग रोड्स, और जब सड़कें बनेंगी तो उसमें भी पार्टिसिपेट करेंगे। इस प्रकार आप देख रहे हैं बेटा कि यहाँ पे जो है पीजेंट्स का एक्सप्लोटेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। द चर्च टू एक्सट्रैक्टेड इट्स शेयर ऑफ टैक्सेज कॉल्ड टैथिस फ्रॉम द पीजेंट्स, एंड फाइनली ऑल मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू पे टैक्सेज टू द स्टेट। अब आपने देखा कि यहाँ पर चर्च के बारे में बताया गया है। चर्च जो है अपने लिए भी इन थर्ड स्टेट के लोगों से कुछ टैक्स वसूल करता था। उस टैक्स का नाम था टैथिस। टैथिस टैक्स जो है बेटा ये क्या होता था कि ये एक धार्मिक टैक्स होता था बेटा, जो कि थर्ड स्टेट के सभी मेंबर्स को देना पड़ता था। किसको देना पड़ेगा? ये देना पड़ेगा इनको अपने जो कि चर्च के क्लर्जी पीपल हैं उनको। और इसके अलावा और भी थर्ड स्टेट को टैक्स देने पड़ते थे स्टेट को, जो कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स कहलाते थे। दीज इंक्लूडेड अ डायरेक्ट टैक्स कॉल्ड टेले। टेले नाम का जो टैक्स है वो स्टेट को दिया जाता था, यानी सरकार को दिया जाता था। एंड ए नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज, और भी कई अप्रत्यक्ष कर लगाए गए थे जो कि रोजाना की जो चीजें हैं उनको खरीदने पर लगते थे। कंजप्शन लाइक सोल्ट और टैबैको। अब यहाँ पे आप देखिए नमक और तंबाकू पर भी टैक्स लगे हुए थे जो कि इनडायरेक्ट टैक्स कहलाते हैं। द बर्डन ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ऑफ द स्टेट थ्रू टैक्सेज वाज बोर्न बाय द थर्ड स्टेट ओनली। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का जो बर्डन है, टोटली जो स्टेट का खर्चा है, यानी सरकार का जो खर्चा है वो पूरा की पूरा टैक्सेस से कवर करने की कोशिश की जाती थी, जो कि अकेला कौन देता था? थर्ड स्टेट। आई थिंक आपको 2 पेजेज जो मैंने पढ़ाए हैं क्लियरली समझ आ गए होंगे, तो आप इनको पढ़िए और इसके जो इन बिटवीन क्वेश्चन आंसर्स हैं उन्हें लर्न कीजिए।